नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों के साथ उस पर चर्चा भी करेंगे। प्रश्न के जो ऑप्शन है उस पर चर्चा करेंगे और उसके माध्यम से हम जो है इंग्लिश पेडागोजी के जो टॉपिक्स है उनको समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है इंग्लिश पेडागोजी के बहुत सारे टॉपिक को जो है तैयार हो जाएगा। अगर मेरी क्वेश्चन को जब आया रहेगा और मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, हर ऑप्शन पे मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा करते जाऊंगा, उन ऑप्शन पे जो चर्चा करूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपका इंग्लिश पेडागोजी का बहुत सारा जो टॉपिक है वो जो है इस वीडियो में कवर होने वाला है। जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ रीडिंग है, मेथड ऑफ लैंग्वेज मतलब टीचिंग मेथड है ना, जैसे ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, डायरेक्ट मेथड है ना। तो जो लैंग्वेज सीखने का मेथड है उस पर रीडिंग के जो स्किल है ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज लर्निंग है, सारे टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर होने वाले हैं आपको और आप उन सारे टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बार बार यदि आगे आप देखते जाएंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्व व्हेन यू वॉच अ टीवी शो। देखिए, जब आप टीवी शो देखते हैं तो उसमें कौन सा स्किल इन्वॉल्व होता है? ए लिसनिंग स्किल, बी स्पीकिंग स्किल, सी रीडिंग स्किल, डी राइटिंग स्किल। तो देखिए, जो लैंग्वेज के 4 स्किल है, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। तो आप टीवी जब देखते हैं तो उसमें कौन सा स्किल शामिल रहता है ना। टीवी देखते हुए तो देखिए, टीवी देखते हुए आप क्या करते हैं? टीवी देखते हुए आप जो सुनते हैं, क्या करते हैं? सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। टीवी देखने से आपको वहाँ पे स्पीकिंग स्किल वहाँ पे शामिल नहीं होता है। रीडिंग भी नहीं करते हैं, राइटिंग भी नहीं करते हैं। तो देखिए, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टीवी देखते हुए आप क्या कौन सा स्किल का यूज करते हैं? तो आप लिसनिंग स्किल करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका लिसनिंग स्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप जो है यदि आप पहले से इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ चुके हैं तो आप जो है प्रैक्टिस करते जाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देखिए, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, लिसनिंग स्किल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी वुड। देखिए, है ना। अब देखिए, एक बच्चा जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें क्या होगा यहाँ पे? ए हैव अ डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग अ पेन, बी omit words or line in reading, C display speech difficulties, D hold book close to his और her eyes, है ना। तो देखिए, एक क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक चाइल्ड जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब सीखने से संबंधित अक्षमता है ना। सीखने से संबंधित अक्षमता, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, है ना, इस प्रकार की डिस्कैलकुलिया। तो ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है ना। तो उसमें कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखिए, हैव डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग अ पेन, उसको पेन, जिस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगा उसको पेन पकड़ने में डिफ़िकल्टी होगा क्या, है ना। तो देखिए, पेन पकड़ने में डिफ़िकल्टी तो होगा नहीं उसको, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है, देखिए, अगर सी ऑप्शन को देखते हैं पहले, डिस्प्ले स्पीच डिफ़िकल्टीज, है ना, उसको उच्चारण में उसके कठिनाई होगी, है ना, बोलने में कठिनाई होगी, स्पीच में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये भी गलत है ना, क्योंकि उसको क्या बता रहा है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को बोलने उसको क्या होगा? यदि उसको बोलने में कठिनाई है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए, ऑप्शन डी है, देखिए क्या है? होल्ड बुक क्लोज टू हिज और हर आइस, है ना। तो वो जो है
अपने पुस्तक को आई के पास में रखता है ना, क्लोज रखता है आई के, मतलब पास से बुक को एकदम पास रख के पढ़ता है वो, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक को पास रख के पढ़ रहा है मतलब उसके आई में प्रॉब्लम है, आँख उसको कम दिखाई देता होगा, है ना। तो यहाँ पे लेकिन चूंकि बात की गई है लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी को दर्शा नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन बी को, इसमें लिखे थे ओमिट्स वर्ड्स आर लाइन इन रीडिंग, पढ़ते समय वो कुछ शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है ना, मतलब कुछ शब्दों को पढ़ते पढ़ते वो कुछ शब्दों को पढ़ना भूल जाता है, या पढ़ते पढ़ते किस बीच में एक लाइन को छोड़ देता है पढ़ना, है ना। तो ये क्या दिखाता है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए रेमेडियल टीचिंग इज डिजाइन्ड, है ना। तो रेमेडियल टीचिंग जो है किसके लिए डिजाइन किया जाता है ना। ए फॉर स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड्स, बी फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, सी फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स टू गेट गुड मार्क्स, डी टू सपोर्ट स्टूडेंट हू लैग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो देखिए रेमेडियल टीचिंग मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपचारात्मक शिक्षण। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, आपका हिंदी शिक्षण में आएगा, आपको बाल विकास में आएगा, आपका इंग्लिश पेडागोजी में आएगा, या फिर गणित में आएगा, है ना। तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग जिसको हम लोग उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये जो है किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए डिजाइन किया जाता है, तो ये गलत है। फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट, जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, शाला त्यागी होते हैं, उनके लिए तैयार किया जाता है, तो ये भी गलत है ना, इनके लिए नहीं किया जाता। फॉर ब्राइट स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स, जो होशियार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको अच्छे अंक दिलाने के लिए किया जाता है, डिजाइन किया गया है, तो ये भी गलत है ना। क्या सही है, देखिए टू सपोर्ट स्टूडेंट्स हू लैग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो बच्चे अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में पिछड़ गए हैं, है ना, पीछे हो गए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग किया जाता है ना। तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बाल विकास में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या हिंदी शिक्षण में, या गणित शिक्षण में, या पर्यावरण शिक्षण में, या फिर इंग्लिश पेडागोजी में। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना। तो याद रखिएगा कि रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस में पीछे हो गए हैं, मतलब उनको जितना आना चाहिए था, है ना, अपने कक्षा के हिसाब से उतना अगर उस बच्चे को नहीं आता है, तो उसको वापस अपने उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए क्या किया जाता है, रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप जो है पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए इस वीडियो से को यदि आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आपके मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर अप्रोचेस द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। देखिए इसमें से कौन सी विधि में या कौन से अप्रोच में स्टूडेंट के जो नेटिव लैंग्वेज होते हैं, मातृभाषा होते हैं, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब निर्देश का माध्यम होता है। मतलब यदि हम सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए मातृभाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन सी विधि में, देखिए ऑप्शन है ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बी डायरेक्ट मेथड, सी स्ट्रक्चरल अप्रोच, डी कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो देखिए किस विधि में जो है मातृभाषा का उपयोग किया जाता है सीखने के लिए, है ना। तो देखिए हम लोग जब अपनी स्कूलों में पढ़ते थे या फिर स्कूलों में पढ़ते थे, तो देखिए हमारा जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, हमारा मातृभाषा क्या था, या तो
हिंदी या फिर छत्तीसगढ़ी, है ना। तो जो क्या बोलते हैं, हमारा सेकेंड लैंग्वेज था अंग्रेजी। यदि हमको अंग्रेजी सिखाना रहता था तो सर लोग क्या करते थे, ग्रामर का यूज करते थे और हम लोग उसको जो है अनुवाद करते थे। उसको रूल को पहले सीख लेते थे, उसके बाद उसको क्या करते थे, अनुवाद करते थे। किसमें? मातृभाषा में। उसके जरिए हम लोग क्या सीखते थे, इंग्लिश को सीखते थे, है ना। तो देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है ना, ग्रामर के माध्यम से हम जब दूसरी भाषा को, सेकेंड लैंग्वेज, चाहे कोई भी सेकेंड लैंग्वेज हो, उसको सीखते हैं तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, मातृभाषा में अनुवाद करते हैं, फिर उसके माध्यम से हम लोग सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट जो है नेटिव लैंग्वेज का उपयोग करता है। आप भी ऐसे ही सीखे होंगे, है ना। अंग्रेजी को किस प्रकार से सीखे आप, मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, अंग्रेजी को आपको सीखना है तो कैसे सीखे आप, है ना। ग्रामर का रूल जाने, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते जाते हैं। स्कूल में इसी प्रकार से सिखाया जा रहा था, है ना। तो ये होता है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, है ना, जिसमें बच्चे अपने नेटिव लैंग्वेज मातृभाषा का उपयोग जो है इंस्ट्रक्शन के मीडियम के रूप में करते हैं। मतलब निर्देश, जो भी निर्देश देते हैं टीचर किस भाषा में देते हैं, आपकी मातृभाषा में देते हैं, है ना। और जो है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में यदि हमको जिस भाषा को सीखना है, हम उसी भाषा में सारा चीज़ करेंगे, है ना। उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है नेटिव लैंग्वेज नहीं होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें वही लैंग्वेज होगा जिसको हम लोग सीखना चाहते हैं। मान लीजिए अंग्रेजी को सीखना है तो उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी ही होगा, सामने वाला हमको इंस्ट्रक्शन देगा वो अंग्रेजी में ही देगा, है ना। डायरेक्ट मेथड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, जिसमें किसी दूसरे भाषा का हेल्प नहीं लिया जाता। जिस भाषा को सीखना है आपको उसी भाषा में सारा चीज़ उसी भाषा में होगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, आपका एक सीमित मतलब एक स्ट्रक्चर के जैसे आपको क्या बोलते हैं, एक पैटर्न में आपको कोई भी भाषा सीखोगे, है ना। तो वो जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, ठीक है। अब देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच, जैसे कि यहाँ पे शब्द से ही स्पष्ट है, कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेटिव अप्रोच मतलब कि जिसमें आप रियल लाइफ में जो कम्युनिकेट करके अगर किसी भाषा को सीखते हैं तो वो होता है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसमें आप किसी भाषा को सीखने के लिए उसका रियल लाइफ में उपयोग करोगे, रियल लाइफ सिचुएशन में उपयोग करोगे, है ना। कम्युनिकेट के द्वारा आप जो है किसी भाषा को सीखोगे, तो ये होता है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसको अलग से मैं वीडियो में आपका जो मेथड या अप्रोच है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, उसको मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन आप अगर इतना भी याद रख लेते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो है आप कोई भी भाषा को सीखना है तो उसमें स्टूडेंट के नेटिव लैंग्वेज जो मातृभाषा को उपयोग किया जाता है ना, सारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नेटिव लैंग्वेज में दिया जाता है। ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में जिस भाषा को सीखना है उसी में सारा चीज़ होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वही भाषा रहेगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच में है ना कि एक पैटर्न में किसी भाषा को सीखा जाता है, और कम्युनिकेटिव अप्रोच में आपको कम्युनिकेट के द्वारा या रियल लाइफ कम्युनिकेशन के द्वारा आप जो है किसी भाषा को सीखते हैं, है ना। तो ये जो है आपका भाषा सीखने का मेथड या फिर अप्रोच है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना। देखिए आपका इंग्लिश पेडागोजी का जो पहला टॉपिक है ना, वो क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, है ना। तो देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है ना, और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ए है क्या है, इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस। बी है इज अ कॉन्शियस प्रोसेस। सी टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम। डी कैन बी डन ओनली विथ द हेल्प ऑफ टीचर। तो देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग दोनों में क्या अंतर है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है स्वाभाविक रूप से होता है। किसी भाषा को हम जो है जब स्वाभाविक रूप से सीखते हैं उसके लिए कोई अलग से हमको प्रयास या फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे कि एक बच्चा है आपका 3 साल का बच्चा अपनी बातों को जो है आपके पास शब्दों के माध्यम से रख पाता है। तो क्या वो जो 3 साल का बच्चा है वो लैंग्वेज को कैसे सीखा है, वो
वो क्या मेहनत किया है ना, क्या या उसको जो है प्रयास की ज़रूरत पड़ी है, वो केवल क्या किया है, अपने माँ बाप का, अपने आसपास का वातावरण का, है ना, अपने माहौल के जो सब लोगों से, है ना, अपने लैंग्वेज को कैसे सीखा है, वो लोगों को देख के, लोगों का जो बातचीत है उसको सुन के, है ना। यदि आप हिंदी में बात करते हो तो हिंदी भाषा सीख जाता है बच्चा, अगर छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी सीख जाता है, अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेजी सीख जाता है। तो ये उनका जो लैंग्वेज है सीखना, वो कैसे होता है, वो स्वाभाविक रूप से होता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, ऐसा जब हम भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के, है ना, बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के सीखते हैं, तो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना, बिना कॉन्शियस प्रोसेस के, बिना औपचारिक प्रक्रिया के, है ना। तो ये होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, जैसे कि हम स्कूल में अंग्रेजी को सीखते हैं, स्कूल में संस्कृत को सीखते हैं, है ना, हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हम छत्तीसगढ़ी सीखे, है ना, छत्तीसगढ़ी घर में सीखे, उसके बाद फिर हिंदी भी सीख गए, कोई बोलते हैं, तो फिर क्या है, अब जो है स्कूल में क्या सीखते हैं, अंग्रेजी को सीख रहे हैं, है ना, टीचर हमको सिखा रहा है, उसको सीखने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है, जब हम मेहनत करते हैं, है ना, एक औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं, है ना, हमारा जो दिमाग है उसको सीखने में हमारा क्या लगता है, एक प्रकार से हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है आपको क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है ना। तो बेसिक चीज़ यही है कि जिसको जब हम किसी लैंग्वेज को स्वाभाविक रूप से सीखते हैं तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन के अंतर्गत आएगा, और जब हम किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है कहीं कोचिंग जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, तो अगर वो एक फॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से अगर किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो होगा आपका लैंग्वेज लर्निंग, है ना। तो देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन यहाँ पे दिया है, ए इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, है ना, तो करेक्ट है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, एक इनफॉर्मल प्रोसेस है ना, अनौपचारिक प्रक्रिया है ना, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, अपने आप जो है बच्चा लैंग्वेज को, जो मातृभाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, उसको सीख जाता है ना। तो ये हुआ आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, यदि यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग दिया रहता तो ये फिर सही हो जाता, है ना। सी दिया है, देखिए टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, तो ये भी गलत है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन आपके कहीं पे भी हो जाता है। कैन बी डन ओनली विथ द हेल्प ऑफ टीचर, है ना, केवल टीचर के सहयोग से होता है, तो ये भी गलत है ना। याद रखिएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं होती, क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होती, है ना, और न ही ये एक कॉन्शियस प्रोसेस भी नहीं, ये क्या है, सब कॉन्शियस प्रोसेस, है ना, सब कॉन्शियस मतलब वो स्वाभाविक रूप से होता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ गुड लैंग्वेज टेस्ट इज द वन विच, है ना, एक जो है अच्छी भाषा परीक्षण कौन सा होगा, है ना। ए टेस्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिमेंबर, बी इज नॉलेज बेस्ड, सी इज टेक्स्ट बुक बेस्ड, डी टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज स्किल इन रियल सिचुएशन, है ना। तो देखिए गुड लैंग्वेज टेस्ट, है ना, एक जो है अच्छी भाषा परीक्षण कौन सा है, तो देखिए जब जो परीक्षण है वो विद्यार्थी के याद करने की क्षमता का परीक्षण करे, तो ये तो गलत है ना। ये याद करने की क्षमता का परीक्षण जो करता है वो अच्छी भाषा परीक्षण है, ऐसा बोल नहीं सकते। बी इज नॉलेज बेस्ड, है ना, ज्ञान पर आधारित है, तो ये भी जरूरी नहीं है। सी इज टेक्स्ट बुक बेस्ड, ये भी जरूरी नहीं है, पाठ्य पुस्तक आधारित जरूरी हो ऐसा नहीं है। भाषा परीक्षण है तो वो पाठ्य पुस्तक पे बेस्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। डी टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज स्किल इन रियल सिचुएशन, है ना। तो एक अच्छी भाषा परीक्षण कौन सी होगी, भाषा टेस्ट जो बच्चे के, है ना, उन कौशलों का जो है टेस्ट करे या परीक्षण करे जो बच्चा रियल सिचुएशन में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। मतलब बच्चे के रियल सिचुएशन में स्किल का उपयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है का परीक्षण यदि कोई टेस्ट करता है तो वो है एक अच्छी भाषा परीक्षण होगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी
टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज स्किल्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर अपोलोजाइंग टू समवन, है ना। देखिए इसमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो अपोलोजाइज के लिए, किसी से क्षमा मांगने के लिए जो है यूज होगा। ए, यू लुक लवली, तो ये देखिए ये तो प्रशंसा के लिए हो रहा है। बी, गुड मॉर्निंग। सी, नाइस टू मीट यू। डी, आई एम सॉरी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी, है ना। आई एम सॉरी किसके लिए हो रहा है ना, क्षमा मांगने के लिए हो रहा है ना। और ये यू लुक लवली तो ये प्रशंसा के लिए है, ये अभिवादन के लिए है। आपका गुड मॉर्निंग जो है किसके लिए है, अभिवादन के लिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजली फॉर वंस वन प्लीजर इज नोन एज, है ना। यदि आप जो है किसी टेक्स्ट को जो है खुद के आनंद के लिए पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ने को क्या कहा जाता है ना। जो टाइप्स ऑफ रीडिंग है, तो यदि आप जो है किसी टेक्स्ट को जो है अपने आनंद के लिए, प्लीजर के लिए पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए, ए, स्किमिंग। बी, स्कैनिंग। सी, एक्सटेंसिव रीडिंग। डी, इंटेंसिव रीडिंग। तो देखिए क्या कहा जाता है, तो यदि आप आनंद के लिए जब पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। जैसे कि नोवेल को आप पढ़ते हैं, कहानी की पुस्तक को आप पढ़ते हैं, है ना, तो आप जो है उसको अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं। वो आपको परीक्षा दिलाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। उसको क्या करते हैं, अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं। स्टोरी की बुक है, कविता की बुक है ना, जिसको आप फ्री टाइम में अपने आनंद के लिए, मतलब अपना जो टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर आपको अच्छा लगता है इसलिए, है ना। तो ऐसा जो है क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग में होता है जब आप अपने प्लीजर के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं, है ना। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, तो इंटेंसिव रीडिंग जब आप किसी चीज़ को गहराई के साथ पढ़ते हैं, उसके सारे चीज़ों को समझते हुए उसके बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। वहाँ मन हो पढ़ने का आपका या ना हो, आपको क्या करना है, सारे फैक्ट को याद करना है, सारे चीज़ों को आपको समझना है, उसको याद रखना है ना, और गहराई के साथ आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये इंटेंसिव रीडिंग में है, ठीक है। नोवेल को पढ़ना, कहानी कविताओं की किताबों को पढ़ना, ये सब क्या है, आपका एक्सटेंसिव रीडिंग है। जबकि आप परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, किसी चीज़ को गहराई के साथ पढ़ते हैं, है ना, उसमें आपको आनंद नहीं आए, है ना, तो ये है आपका इंटेंसिव रीडिंग, है ना। और देखिए स्किमिंग क्या होता है, स्किमिंग को क्या है, जब आप किसी टेक्स्ट का आप सार निकालने के लिए पढ़ते हैं, है ना, आप क्या करते हैं, सार निकालने के लिए पढ़ते हैं, तो वो होता है आपका स्किमिंग, है ना। आप जो है जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आपका मेन उद्देश्य क्या रहता है कि उस चीज़ को पढ़ के आपको उस चीज़ के सार के बारे में समझना, है ना, कि उसका समरी क्या है ना, जिस्ट क्या है। तो ये आपका स्किमिंग होता है। और स्कैनिंग क्या होता है, इसको मैं और आगे क्वेश्चन है उसमें भी है ना। तो स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग होता है जब आप किसी जैसे शब्द या पर्टिकुलर आपको कोई तथ्य की आपको जानकारी चाहिए, तो जिस प्रकार से कंप्यूटर एक मतलब स्कैन शब्द से ही आपको समझ आना चाहिए कि आप इसमें एक पर्टिकुलर शब्द को या तथ्य को आप किसी टेक्स्ट में खोजते हैं, है ना। तो ये होता है आपका स्कैनिंग, है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। स्किमिंग में आप सार निकालते हैं, जबकि स्कैनिंग में आप एक पर्टिकुलर फैक्ट या पर्टिकुलर वर्ड्स को आप जो है खोजते हैं उस पूरे टेक्स्ट में, है ना। एक बार ऐसे नज़र दौड़ाते हैं, आप पूरा टेक्स्ट को पढ़ते नहीं हैं, आपको जो फैक्ट या जो पर्टिकुलर जानकारी चाहिए वो जो है आप उस पूरे टेक्स्ट से निकालते हैं। तो ये आपका स्कैनिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन वी वांट टू टेक्स्ट
when we want to test writing skill we test the ability of the student। जब हम राइटिंग की स्किल का परीक्षण करते हैं तो हम जो है विद्यार्थी के कौन से एबिलिटी का परीक्षण करेंगे, है ना। देखिए, ए टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बी टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्करेज, सी टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, डी टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो देखिए, जब हम यहाँ पे बात क्या हो रही है, लिखने के कौशल का, है ना। हमको जो टेस्ट है उसके माध्यम से क्या जानना है कि वो लिखने के कौशल का विकास उसमें कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो हम जो है स्टूडेंट के कौन सा एबिलिटी का परीक्षण करेंगे। अगर मैं नीचे से देखते जाऊँ, डी ऑप्शन से, टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, है ना। तो आपको जो दिया हुआ है उसका कंक्लूजन निकालने में, तो ये तो कंक्लूजन आप यदि रीडिंग स्किल का करते तब आप क्या करते, इसका परीक्षण करते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर रीडिंग स्किल रहता तो ये सही हो सकता था, है ना। सी देखते हैं, यदि टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, है ना, मेन जो थॉट है उसको समझने के लिए, वो भी रीडिंग स्किल रहता तो ये सही होता। तो ये भी गलत है चूँकि हमको राइटिंग स्किल का टेस्ट करना है। बी दिया है, देखिए, टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्करेज, है ना। तो स्पोकन का कब करेंगे हम, जब यहाँ पे स्पीकिंग स्किल रहता। चूँकि यहाँ राइटिंग स्किल है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो गया आपका, है ना। अगर देखिए अब ऑप्शन ए ही बचा है, मतलब यही सही है। लेकिन अब कैसे सही हुआ, देखिए, टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना, कि जो मैटर है ना, जो बच्चा समझा है जिसके भी बारे में, तो उसको किस प्रकार से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रस्तुत कर रहा है ना। जैसे कि आपको कोई निबंध लिखने के लिए दिए दिया, तो निबंध लिखना मतलब क्या है, वो राइटिंग स्किल है। तो निबंध में आप जब आप देखेंगे, परीक्षण करेंगे, तो आप क्या चेक करेंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखा है, कैसे उसको जमा कर लिखा है, उसमें इंट्रोडक्शन कैसे दिया है ना, कैसे टॉपिक वाइज दिया है कि कहीं पे भी कुछ भी लिख दिया है ना। तो क्या करेंगे हम राइटिंग स्किल में यही टेस्ट करते हैं कि टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि जो उसको प्रस्तुत करने का उसका तरीका है, उसको जो है सही तरीके से प्रस्तुत किया है या नहीं किया है। ये हम किस में देखते हैं, राइटिंग स्किल में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, इफ़ अ स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इन क्लास, है ना। यदि आपका बच्चा जो है अब इस क्लास में स्पीकिंग में, है ना, बोलने में गलती करता है, तो आपको क्या करोगे। यहाँ पे देखिए, ए सी आर ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्पीक इन द क्लास। आप जो है बच्चे को क्लास में बोलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, है ना, मतलब मना कर देंगे क्लास में बोलने। बी सी आर ही शुड बी टोल्ड टू लर्न ग्रामर रूल, उसको ग्रामर रूल सीखने के लिए बोलेंगे, है ना। सी आर ही शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय द टीचर, आप उसको डिस्करेज नहीं करोगे, मतलब हतोत्साहित जो है नहीं करोगे, शिक्षक के द्वारा उसको हतोत्साहित नहीं किया जाएगा। डी सी आर ही शुड नॉट स्पीक इन क्लास, है ना, उसे क्लास में नहीं बोलना है। तो देखिए आप क्या करोगे, देखिए उसको क्लास में बोलने से मना कर दोगे, अलाउ नहीं करोगे, ये तो गलत है ना। क्लास में बोलेगा नहीं तो उसका स्पीकिंग स्किल है वो किस प्रकार से विकास होगा। ग्रामर रूल को जो है सिखाओगे, ये भी सही नहीं है ना। अब देखिए डी ऑप्शन दिया है कि उसे क्लास में बोलना नहीं है, तो ये भी गलत है। हमको क्या करना है, एक टीचर के रूप में हमको जो है, यदि बच्चा गलती कर रहा है बोलने में, तो उसको जो है हतोत्साहित नहीं करना है, उसको बोलने के और अवसर प्रदान करना है, ना कि उसको बोलने से रोकना है ना। हम एक टीचर के रूप में उसको क्या करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आपका जो है गलती धीरे से सुधार हो जाएगा आप, और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है मैं 25 क्वेश्चन तैयार किया था, उसमें से 15 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो दोस्तों जो बाकी के 15 क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि इसी का पार्ट है, ये बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जो है इस वीडियो की यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो शेयर करो अपने दोस्तों के पास, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद।